वेलकम टू माय चैनल सरस्वती देव क्लासेस। आज हम बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो हमारे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषकर सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है वह ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। वह ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, या उसे हिंदी में पूछा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको बीएफ स्किनर ने दिया था। बीएफ स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए इस सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में हम बीएफ स्किनर को जानते हैं, जो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। और इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया, इसे या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का जो सिद्धांत है, इसे हम अनेक नामों से जानते हैं, जिसका विवरण यहाँ है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है या कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, जिसे फंक्शनल कमिटमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। और इसका चौथा नाम है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, जिसे इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी का सिद्धांत या कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत या फंक्शनल कमिटमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इसके दो प्रमुख नाम हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। नेक्स्ट, बीएफ स्किनर ने जो सबसे महत्वपूर्ण या जो मेन फैक्टर इनका है, ये है अनुक्रिया, जिसे हम रिस्पांस कहते हैं। इस पर इन्होंने सबसे अधिक जोर दिया। इनका जो एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट प्रमुख रूप से किए, जिसका परीक्षा में कई बार यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। इसमें हम 2 बातें देखेंगे। एक आपका है चूहा पर किया गया और दूसरा इनके द्वारा कबूतर पर किया गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ जो पाते हैं और देखते हैं, यह हमें प्राप्त होता है। यदि क्वेश्चन आपका बनता है कि इन्होंने सबसे पहले किस पर अपना परीक्षण किया, तो वह आपका आंसर है चूहे पर, और दूसरा इनका जो परीक्षण या प्रयोग है, यह है आपका कबूतर पर। तो इस प्रकार से यहाँ से जो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि इन्होंने अपना पहला प्रयोग चूहे पर किया और दूसरा प्रयोग कबूतर पर किया। इसके लिए इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें चूहे को बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, जिसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता था तब खाना आ जाता था, और उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो चूहा इधर उधर उछल कूद करने लगा, और सडनली अचानक उसका पैर एक बार लीवर पर पड़ा, और जिससे वह पाइप कनेक्ट थी उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद चूहा ने यह रिस्पांस या अनुक्रिया को दोहराता है, और उस रिस्पांस के द्वारा उसे पुनः भोजन की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से स्किनर महोदय ने जब जब इसके द्वारा भूख लगती है, अर्थात चूहे को जब जब भी कोई प्रतिक्रिया करता है तो उसे खाना मिल जाता है, इसे ही स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि जब हम रिस्पांस के माध्यम से कोई कार्य सडनली सीखते हैं, जब हमें उसका कहीं भी आवश्यकता होती है तो वही रिस्पांस दोहराते हैं, और जब जब हम रिस्पांस को दोहराते हैं तब तब वह हमें प्राप्त होता है। तो इस सिद्धांत को वीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा। इस सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले हम रिस्पांस को करते हैं, उसके पश्चात हमें स्टिमुलस की प्राप्ति होती है। इसे यदि हम संक्षेप में कहें या शॉर्ट में कहें तो आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आरएस थ्योरी किससे संबंधित है, तो हमारा आंसर जो है वीएफ स्किनर। तो इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से इस निष्कर्ष को निकाला कि पहले जब हम किसी रिस्पांस या अनुक्रिया को करते हैं, उसके फलस्वरूप हमें उद्दीपन की प्राप्ति होती है या स्टिमुलस की प्राप्ति होती है। इन्होंने एज ए एग्जाम्पल के थ्रू कहा कि जैसे जैसे रेनफोर्समेंट मिलता है वैसे वैसे हम रिस्पांस करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में देखते हैं कि एक तीव्रता आती जाती है, और सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे बालक को रेनफोर्समेंट की प्राप्ति होती है वैसे वैसे बालक उसमें रिस्पांस तीव्रता के साथ करने लगता है, और उसके जो सीखने में रेनफोर्स का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। रेनफोर्समेंट क्या होता है आइए उसे जानते हैं। रेनफोर्समेंट को हम इन साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि जिस उद्दीपक को देने से, उद्दीपक स्टिमुलस देने से अनुक्रिया रिस्पांस करने की जो संभावनाएं हैं वो क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, उसे हम पुनर्बलन कहते हैं। किसी उद्दीपक की प्राप्ति के लिए अनुक्रिया करने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है, जिसे स्किनर ने पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट कहा। इसे उदाहरण के रूप में हम यूं समझ सकते हैं कि जब बालक पेपर पास करने पर उसे पेरेंट्स के द्वारा जो गिफ्ट या प्रशंसा दी जाती है, इसके माध्यम से वो और भी अच्छे से उस कार्य को करता है। नेक्स्ट को हम देखते हैं कि रेनफोर्समेंट दो प्रकार के होते हैं। रेनफोर्समेंट दो प्रकार के होते हैं। एक सकारात्मक रेनफोर्समेंट है या पुनर्बलन है, जिसे हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। इसमें यदि हम उदाहरण के स्वरूप समझें तो खाना या भोजन की प्राप्ति या नौकरी की प्राप्ति या किसी के द्वारा प्रशंसा जो होती है, यह आपका पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है। और दूसरा जो है ये आपका है नकारात्मक पुनर्बलन, जिसे नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। जब बालक को हमारे द्वारा दंड दिया जाता है या डांटा जाता है या मना किया जाता है, ऐसे जो पुनर्बलन हैं या रेनफोर्समेंट हैं वो नकारात्मक रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन कहलाते हैं। यदि हम इसे साधारण शब्दों में समझें तो हम कह सकते हैं प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया दोबारा करता है, और यदि उसे नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान किया जाए तो प्राणी उस कार्य में रुचि नहीं लेता, अर्थात उस कार्य को नहीं करता। आइए आगे देखते हैं पुनर्बलन की जो अनुसूची है, रेनफोर्समेंट शेड्यूल, यह दो प्रकार की होती है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पुनर्बलन की कितनी अनुसूचियां हैं, तो पुनर्बलन की दो प्रकार की अनुसूचियां होती हैं। एक आपका सतत पुनर्बलन अनुसूची है, जिसे हम कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जब जब क्रियाएं की जाती हैं तब तब रेनफोर्समेंट प्रदान किए जाते हैं, और
इसके द्वारा बालक उस कार्य में धीरे धीरे रुचि लेना कम कर देता है, जो आपके लिए या बच्चों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। जैसे अच्छे कार्यों के लिए बच्चों की तारीफ करना, ये सतत पुनर्बलन अनुसूची के अंतर्गत आता है। जो हमारे परीक्षा में अधिक बार पूछा जाता है वह आपकी आंशिक पुनर्बलन या पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल के है, जिसके द्वारा जब हम प्रत्येक कार्य को करते हैं लेकिन उसमें पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि किन्हीं कार्यों को करने पर रेनफोर्समेंट दिया जाता है, तो वह बालक और अधिक प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उस कार्य को अच्छे से करते हैं। ऐसे आंशिक पुनर्बलन अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे सभी सवालों के स्थान पर किन्हीं सवालों का उत्तर दिया जाता है, इसे हम आंशिक या पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल के अंतर्गत रखते हैं। धन्यवाद। अगले टॉपिक को लेकर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे।